मॉर्निंग बच्चों, आज मैथ बिल्कुल आसान और मजेदार होने वाली है। हम एमसीक्यू से शुरू करेंगे और जहां हर सवाल एक छोटा सा गेम होगा। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने आपके पूरे 14 चैप्टर खत्म करवा दिए हैं, इसमें इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं और आज मैं एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो पहला एमसीक्यू, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे पहले मैंने और एक और क्लास करवाई है एमसीक्यू की क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन वाले एमसीक्यू में करवा चुकी हूँ क्या, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक और पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ एलसीएम क्या होगा। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला आप सभी को याद है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू क्या, दूसरी संख्या। तो देखो क्या करेंगे, जो पहली संख्या दी रहती है और दूसरी संख्या दी रहती है, पहली संख्या को काय से करेंगे, ए से दर्शाएंगे, दूसरी संख्या को काय से दर्शा देंगे, बी से दर्शा देंगे, बी। तो इसका क्या हो जाएगा, कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अब ऐसे एमसीक्यू दो, या तो ए बराबर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर तथा बी बराबर एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, जहां एक्स वाई अभाज्य संख्या, इसको पढ़ो क्या, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। तो एचसीएफ होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा। अब मुझे आप कमेंट में जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, देखो इसको जल्दी बताओ कमेंट में क्या होगा इनका एचसीएफ। तो कैसे करेंगे, कितने का पूछा है, ए बराबर एक्स क्यूब और बाई स्क्वायर। अब बी में क्या पूछा है, बराबर एक्स स्क्वायर और क्या बाई क्यूब, इतना दिया है। क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या एचसीएफ होगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो उसमें क्या देखते हैं, एचसीएफ में दोनों में देखो कॉमन, इनमें दोनों में कॉमन लेटर और जो सबसे छोटा घात कैसी हो, सबसे छोटी हो। तो इसमें दोनों में कौन में घात छोटी है, देखो एक तो एक्स स्क्वायर छोटी है और क्या है, बाई स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर। तो ऑप्शन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसमें हमने बहुत अच्छे सवाल रखे हैं, इसमें ट्रिक भी पूछी जाएगी। देख ट्रिक से ही बताने, शब्द एल्गोरिथ्म 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे। कौन थे, फारसी गणितज्ञ थे। डैश के नाम से लिया जाता है, कौन से नाम से लिया जाता है, जल्दी बताओ। और आपको पता हो तो कमेंट करो जल्दी। वो क्या है, एक फारसी गणितज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो कौन है वो, गणितज्ञ के नाम से जाना जाता है, कौन है, ख्वारिज़मी। कौन है, ख्वारिज़मी। अब देखो ऐसे इसको अपने याद कैसे रखोगे, अलगो से रखो, अलगो क्या रखोगे, अलग हो। क्या बता रहा है, इसमें से क्या निकाल रहा है, अलग हो। तो इसका क्या होगा, अलगो, और ये क्या है, ख्वारिज़्म, क्या है, ख्वारिज़्म। तो बोलो एक गणितज्ञ है ख्वारिज़मी, क्या है, एक गणितज्ञ ख्वारिज़मी, जो बोल रहा है क्या, अलग हो। क्या बोलेंगे, एक गणितज्ञ है, कौन सा गणितज्ञ है, ख्वारिज़मी, क्या है, ख्वारिज़मी। मतलब उसके खुजली हो गई है, बहुत खुजली हो गई है, इसलिए खुजाता रहता है, तो उसका नाम क्या है, ख्वारिज़मी। क्या है, ख्वारिज़मी। वो बोल रहा है क्या, मेरे खुजली हो रही है, मेरे से दूर रहो। तो क्या, अलग रहो, दूर रहो या अलग रहो। तो इसका अपन कैसे याद करेंगे, एक गणितज्ञ है, कौन है, अलगो ख्वारिज़मी। वो क्या कह रहा है, मेरा खुजली आ रही है, मेरे से दूर रहो। तो इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो संख्याओं में प्रत्येक ओवाइनेस्ट अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बताओ मुझे जल्दी, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। कहलाता है सबसे छोटी घात। तो जो सबसे छोटी, अपन ने इसके प्रश्न किए थे, जो सबसे छोटी घात होती है और वो क्या होती है, ओवाइनेस्ट मतलब कॉमन, तो उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो इसमें क्या करोगे, एचसीएफ। ऐसे एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पता मुझे क्या कहलाता है, सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रमेय का। प्रेम का मन समझना कि आप समझने लगे अपने दोस्त की प्रेम क्या है, किसी की नहीं, बिल्कुल क्या है, प्रमेय का। क्या है, इसको क्या कहते हैं, प्रमेय का। इसको तो सभी याद रखेंगे, क्या, प्रमेय का।
क्या? प्रमेय का। अगर आप इसको भूल भी जाओ ना तो ये बस एक ही बात ध्यान में रखना, क्या? प्रेम का। प्रेम का में से क्या हो जाएगी? प्रमेय का। तो प्रेम का और प्रमेय का ये मत लगे आना, कॉपी में लिखा जाएगा प्रेम का, क्या लिखोगे? प्रमेय का कहलाता है। तो ये छठवां ऑप्शन क्या है प्रश्न? ऋण एक संख्या है। ऋण एक कैसी संख्या है? चाहे देखो ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5, ऋण 7, इनमें से ऋण 7, इनमें से आपको कोई भी संख्या दिखे, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी, और इस मतलब ऐसे टाइप के एमसीक्यू आते हैं, हर साल आते हैं, और फिर इस साल तो आएंगे ही ना। तो ऋण एक संख्या है, कैसी संख्या है? परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? बताओ कैसी है? ऋण एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। आपको अगर कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर भी ऋण में 2 दिख गई, 3 दिख गई, 5 दिख गई या 7 दिख गई, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आंख बंद करके ऑप्शन लगा सकती हो, क्या? अपरमेय संख्या। या रिक्त स्थान पूछेगा तो लिख सकते हो क्या? अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपरमेय संख्या। ऋण 2 कैसी संख्या? एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब देखो ऑप्शन, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर, इन दोनों का क्या? परमेय और अपरमेय, अपरमेय, इन दोनों का अंतर क्या होगा? हमेशा परमेय या परमेय, इधर परमेय कर दिया, इधर अपरमेय कर दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चाहे देखो माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, गुणा आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका आंसर हमेशा क्या आया? एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का अंतर होगा सदैव। क्या होता है इसका अंतर? अपरमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरमेय संख्या। क्या होगा? अपरमेय संख्या। बता दिया ना, चाहे तो इसका योग पूछे, गुणा पूछे या घटाना पूछे, आंसर हमेशा काय में आएगा? अपरमेय संख्या। अब ऐसे ये वाला प्रश्न है, एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या का योगफल क्या होता है? योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना होता है ना। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया? योगफल। मैंने अभी बताया है क्या, चाहे तो प्लस हो, माइनस हो, इनटू। अगर परमेय संख्या अपरमेय संख्या पूछेगा तो आपको कुछ नहीं याद नहीं रखना है, बस आंख बंद करो और अपरमेय संख्या पे डायरेक्ट आंसर लगाओ। तो इसका क्या होगा? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है। अब देखो ऐसे चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात कहलाती है। x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? x की उच्चतम घात क्या कहलाएगी? यहाँ पर बहुपद की घात। क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। बहुपद जानते हो ना, सभी ने पढ़ा है। देखो बहुपद की घात। अब ऐसे 10 एक बहुपद जिसके शून्य माइनस के 3 और 4 है तो होगा। अपन जो गुणनखंड विधि वो गुणनखंड करते हैं ना, ऐसे दिया रहता है ऑप्शन में, देखो ऐसे दिया रहता है, कैसे दिया रहता है? देखो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, 2x स्क्वायर प्लस के 3 और प्लस के 3 प्लस के 6 या माइनस के 6। अब इसमें क्या करेंगे? बराबर 0। इसका हम गुणा कर देते हैं, जो खंड आते हैं उनको क्या खंड करते हैं। तो एक क्या दिया है? माइनस के 3 और 4। इसको क्या करेंगे? ये माइनस के जो माइनस में रहता है इसको प्लस में चेंज करते हैं, जो प्लस में रहता है इसको माइनस में। तो ये माइनस के 3 है तो इसको काय में चेंज करेंगे? x प्लस के 3। और जो 4 दिया है ना वो काय की? प्लस की, तो उसमें उसको काय में चेंज करोगे? x माइनस के 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? कोष्टक में x माइनस x प्लस के 3 और एक कोष्टक में x माइनस के 4। x माइनस के 4 और 3 क्यों लिखी? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्लियर करवा रही हूँ, आप बस ध्यान से देखते चलो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो जल्दी और कमेंट करके बताओ। द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार होता है, अभी बता रही हूँ मैं, मैथ लेके आई अभी। देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार होता है। ग्राफ देखा है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये क्या है? ग्राफ। इसका आकार कैसा होता है? यू। कैसा होता है इसका आकार? यू। इसको क्या कहते हैं? परवलय। क्या कहते हैं इसको? परवलयाकार। क्या बोलते हैं इसको? परवलयाकार।
ऐसे बनता है, देखो ए बाई अक्ष है और एक है ए एक्स अक्ष है। एक बिंदु पे देखो ऐसे ए काट दी, तो इसका आकार कैसा बना है, यू। अगर आपको कहीं पे भी बिंदु पे काटे और इसका आकार यू बने तो वो क्या होता है, परवलयाकार। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर परवलयाकार, क्या परवलयाकार, ऐसे ये द्विघात। अब देखो प्रश्न नंबर 12, द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्य होते हैं। एक क्या है, द्विघात बहुपद है ना, उसमें कितने शून्य होते हैं। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्य होते हैं, यहाँ पर देखो कितने, 2। कितने शून्य होते हैं, 2। इनमें से आपको जरूर पूछे जाएंगे एमसीक्यू, इनको बस देखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। दिया रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य होते हैं। एक क्या दिया और रहता है, रैखिक बहुपद, उसके शून्य कितने होते हैं। क्या ये सीधी रेखा है ना, कौन सा है गणित में आपको क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य को हो सकते हैं। एक्स ए बाई अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये ओ है। तो एक ऐसी रेखा है, सीधी रेखा। क्या पूछ रहा है, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य होंगे। तो कितनी बार काट रही है रेखा, एक बार। तो शून्य कितना होगा यहाँ पर, 1। ओनली कितना शून्य होगा, 1। देखो तो रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्य होते हैं। कितने शून्य होते हैं, एक शून्य होते हैं। देखो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती जा रही हूँ, आप बस बोर्ड पे ध्यान दो और देखते चलो। चर के वे मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाते हैं, चर के वे मान बहुपद में रखने पर उनका मान कैसा हो जाता है, शून्य। तो वो मान क्या कहलाएंगे, शून्य। यहाँ पर क्या कहलाएंगे, शून्य। ठीक है। अब देखो 15 एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर बहुपद का उदाहरण है। ये काय का उदाहरण है, ये बताओ मुझे, काय का उदाहरण है, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी इनके आंसर बताओ जल्दी। द्विघात बहुपद का काय का उदाहरण है, ये द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का। ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ये काय का उदाहरण है, द्विघात बहुपद का। काय का, अब आपने ये कैसे पहचाना का ये द्विघात बहुपद का ही उदाहरण है, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर घात कितनी है, 2। तो क्या होया ये द्विघात बहुपद। उदाहरण का है ये द्विघात बहुपद का। देखो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप ध्यान से देखते जाओ बस। कह दिए एक बहुपद जिसकी घात 3 है, ऐसे ए एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ भी दिया हो, 3x क्यूब प्लस के 2x प्लस के सी बराबर 0, ऐसे दे दिया हो, y बराबर प्लस के सी बराबर 0। तो क्या पूछ रहा है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है, इसकी घात क्या है, ये घात कैसी है, 3 है, इसको क्या कहेंगे, त्रिघात। क्या करेंगे, त्रिघात। तो ऑप्शन में क्या रखेंगे, क्या है, त्रिघात। त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब ऐसे ही देखो, दो बहुपद का गुणनफल 1 होता है, कैसे, मान के चलो, जैसे एक उदाहरण से समझाऊं कैसे, कोष्टक में x प्लस के 1, कोष्टक में x प्लस के 2। अब ये क्या बोल रहा है, दो बहुपद 1 और 2 के का गुणनफल 1 होता है। क्या होता है, दो बहुपद का गुणनफल क्या होता है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2x और प्लस के 2 आया। अब इनको जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 3x और प्लस के 2, तो ये क्या बन गया, एक बहुपद। क्या बन गया, बहुपद। तो ये क्या है, बहुपद। दोनों का गुणनफल क्या हुआ यहाँ पर, बहुपद। तो खाली स्थान में क्या भरोगे, बहुपद। अब ऐसे इसको समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि क्या कहलाती है। अगर ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया, बताओ कैसी समीकरणों को जोड़कर और घटाकर हल करने की विधि क्या कहलाती है। आप दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए विलोपन विधि का। कौन सा, विलोपन विधि का। उसी में तो करते हैं, ऐसे संख्या लिख देते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। और जो प्लस का होता है इसको माइनस में चेंज करते हैं, जो माइनस का होता है इसको काय में प्लस करेंगे, प्लस में। तो ये कौन सी है, विलोपन विधि। अब ऐसे इसको देखो, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, बताओ मुझे, कमेंट में इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी।
कौन सी विधि कहलाएगी? जैसे x प्लस के y बराबर 14, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, और x माइनस के y बराबर 4, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब ये कैसे करना है? अब देखो, तो इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि तो पहला काय का मान निकालते हैं? x का। x बराबर समीकरण नंबर 1 से x बराबर 14 माइनस के y, ये क्या है? समीकरण नंबर 3 दिया है। अभी हम क्या निकालेंगे? समीकरण नंबर 2 निकाले तो क्या रखेंगे यहाँ पर? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यही क्या पूछ रहा है? एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि कौन सी विधि कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि कहलाएगी? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी कहलाएगी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी ना। अब ऐसे अगर आप ऐसे क्या ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 के का समीकरण होते हैं। इसमें क्या दिया? के बराबर समीकरण हो सकते हैं। क्या होते हैं? देखो देखते हैं। क्या होंगे? क्या दिया है? ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0। क्या पूछ रहा है? के समीकरण है, के समीकरण है। कैसा समीकरण है? क्या पूछ रहा है? ये कैसा समीकरण है? ये दिया है ना, ये कैसा समीकरण है। तो आप मुझे बताओ, ये x पे कोई घात दिख रही है? नहीं दिख रही। अगर x स्क्वायर होती तो क्या होता? द्विघात बहुपद। अगर यहाँ पर 3 घात होती तो क्या होता? त्रिघात बहुपद। बट यहाँ पर क्या है? एक घात है। तो जब एक घात होती है ना, तो वो क्या होता है? रैखिक समीकरण। क्या होता है ये? रैखिक समीकरण। ये क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। एक एक कॉन्सेप्ट में आसान तरीके से समझा रही हूँ, देखते चलो। मैथ मैम क्लास पे आपको कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वो भी क्लियर है एकदम बेसिक से। तो क्या है ये? रैखिक समीकरण। स्थान रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण है। अब ये क्या दिया है? किसमें? यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px को डैश कहते हैं, बराबर 0 तो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्या कहें? द्विघात। अब वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। क्या दे दिया? ये अधिकतम घात 2 होती है। ये क्या? रैखिक समीकरण। अब ऐसे ही दे दिया, क्या दे दिया? क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये समीकरण दे लिया। मान के चलो ये दे दिया। तो ये क्या पूछ रहा है? वो समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। क्या होती है? तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात। क्या बोलते हैं इसको? द्विघात। उसको क्या बोलेंगे? द्विघात। ठीक है। अब ऐसे इसको देखो, वर्ग समीकरण कोष्टक x माइनस की 3 कोष्टक में x प्लस के 5 बराबर 0। तो x का मान होगा, क्या होगा? x का मान। ऐसे ही अपने एक प्रश्न अभी सॉल्व किया है। इसको देखो, एक काय में दिया है x माइनस में और एक काय में x प्लस के 5। तो जो माइनस में दिया रहता है उसको प्लस में चेंज करेंगे, और जो प्लस में दिया रहता है उसको काय में चेंज कर देंगे? माइनस में। तो इसका x का मान कितना आएगा? तो एक तो 3 आएगा प्लस के, और एक माइनस के 5 आएगा। प्लस के 3 और माइनस के 5 के क्यों आए? देखो, इसको मैं हल करके बताऊंगा अभी। कितनी है? कोष्टक में x माइनस के 3 और कोष्टक में x प्लस के 5। एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते चलो और सब क्लियर होता जाएगा। तो x माइनस के 3 बराबर 0, x प्लस के 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये दिक्कत होती है। क्या? जो माइनस में दिया रहता है उसको प्लस में चेंज करना होता है, जो प्लस में दिया रहता है उसको माइनस में चेंज करना होता है। तो x माइनस के 3 ये काय में दिया हुआ है? माइनस में। तो इसको प्लस में चेंज करेंगे तो x का मान 3, इसको माइनस में चेंज करेंगे तो x का मान x माइनस के 5। तो बहुपद क्या है? प्लस के 3 और माइनस के 4। अब ऐसे इसको देखो, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का विवेकतर मान क्या होगा? ये 4 अध्याय में दे एमसीक्यू है। विवेकतर मानों के सभी को आप सूत्र याद है ना? फॉर्मूला क्या होगा? देखो, 3x स्क्वायर माइनस के 2x
प्लस के 1/3 बराबर 0। क्या पूछ रहा है? वैसे तो इसका आंसर देखा है तो इसी ऑप्शन में ही आंसर छुपा है, पर इसको देखो हल करते हैं। क्या करेंगे? देखो जो 3 दिया है ना, 3 का पहले इन सभी से गुणा कर लो। 3 का तो 9x² माइनस के 6x और प्लस के 3 बराबर 0। अब आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो d बराबर b² माइनस के 4ac, यही होता है ना। अब इनके मान रखो, तो ये a का है, ये b का है और a का है c का। तो b का मान कितना है? माइनस के 6² माइनस के 4 इंटू a कितना है? 9 इंटू c कितना है? 3। इनका 6 का वर्ग कितना होगा? 36 माइनस इनका सभी का गुणा करो तो कितनी आ गई? 36 बराबर 0। इसका विवेक मान कितना आया? 0। मैंने आपसे कहा था ना कि इसका आंसर ऑप्शन में ही छुपा है। क्या है? 0। क्या है? 0। तो आंसर भी कितना आया? 0। 0 आया है ना, यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 25, समीकरण x प्लस के y बराबर 5 में यदि x प्लस के 3 तब y का मान होगा। इसमें क्या पूछा? x प्लस के y बराबर 5 दे दिया है और x का मान यहाँ पर कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? y का मान पूछ रहा है। x प्लस के y बराबर 5 और x का मान यहाँ पर कितना दे दिया है? 3। पूछ क्या रहा है? y का मान। तो क्या कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, आप बस कॉन्सेप्ट को देखते जाओ, आपका मैथ्स बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो x का मान कितना दिया है? 3 प्लस y बराबर 5। अब y को इधर लाओ, y बराबर 5, ए साइड आई तो माइनस के कितनी जाए? 3। तो y बराबर y का मान कितना आ गया? तो क्या पूछ रहा है अपन को? इसमें x का मान दिया ही है, तो क्या पूछ रहा है? y का मान। तो y का मान कितना आ गया? 2 बराबर खाली स्थान में कितना? 2। कितना आया? 2। तो 2 इसका क्या होगा? y का मान 2। अब ऐसे ही यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का हल होगा। ये 3 शर्त, आपको 3 शर्तें याद रखनी है केवल। क्या? कौन सी? प्रतिच्छेद करती हैं। और देखो ऐसे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर क्या नहीं है? बराबर नहीं है b1/b2। तो इनको कौन सी रेखाएं कहती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको कौन सी रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इसको और क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। क्या कहेंगे इसको? एक तो कहेंगे अद्वितीय हल। और रेखाएं एक बिंदु पर काटने। अगर ऐसे पूछ लिया है आपको, रेखाएं एक बिंदु पर काटे, ऐसे दे दिया है और आपसे इन तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है और रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ पर काट रही है ना, तो एक ही चीज, एक ही कॉन्सेप्ट से कितने एमसीक्यू क्लियर हुए हैं? 3। तो ये क्या पूछ रहे हैं? यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो बिंदु दोनों समीकरण का होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। तो यहाँ पर खाली स्थान क्या भरेंगे? अद्वितीय हल। क्या भरेंगे? अद्वितीय हल। अब देखो यदि रेखाएं समपाती हैं तो निकाय के डैश रूप से हल होंगे। क्या होंगे? कैसी रेखाएं? समपाती। तो समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तो ये रेखाएं कैसी होंगी? अनंत अनेक हल होंगी। अनेक हल होंगी। और क्या होंगी? अनेक हल होंगी। अनेक हल होंगी। और समपाती रेखाएं संगत हल होंगी। एक क्या होंगी? समपाती रेखाएं। और कैसी होंगी? संगत हल।
इसमें से भी कितने, एक ही कॉन्सेप्ट में से कितने एमसीक्यू निकले? 3। तो मैं बार बार आपको इतना जोर क्यों दे रही हूँ कॉन्सेप्ट पर? क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आया ना तो एक ही से आप बहुत सारे एमसीक्यू बना सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में ध्यान होना चाहिए। क्या दिया? यदि रेखाएं संपाती है तो निकाय हल होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर निकाय हल? क्या होंगे? निकाय तो क्या होंगे? रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? यदि रेखाएं, ये लिखा है क्या होंगे? अनेक रेखा से तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे ऐसे। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण का युग्म होगा। कैसी रेखाएं? समांतर। तो समीकरण का योग क्या होगा? कोई हल नहीं है। कैसे होंगे? देखो कहाँ देखते हैं, यही देखते हैं ऐसे। क्या दिया है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये क्या होंगी? एक तो अनंत क्या होंगी? ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। एक तो समांतर रेखाएं होंगी, दूसरी क्या होंगी? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये होंगी। तो क्या पूछ रहा है? यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण का युग्म होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं है। क्या होगा? कोई हल नहीं है। क्या होगा? कोई हल नहीं है। अब देखो, अगर ये एक बिंदु पर काटे तो प्रतिच्छेद रेखा होती है, अद्वितीय हल होगा, और रेखा एक बिंदु पर काटती है तो ये क्या होगा? ये अब देखो, ये मतलब कोई भी बिंदु पर नहीं काटेगी तो क्या होगा? अनेक हल होगा, संपाती रेखाएं होंगी और संगत हल होगा पूरा। अब ऐसे a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2 के, तो क्या होगा? समांतर रेखाएं होंगी और क्या होगा? इसमें कोई भी हल नहीं होगा। एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा रही हूँ। अब ऐसे देखो, ये वाला प्रश्न है ax² माइनस के 2ab बराबर 0 के मूल्य होंगे। इसके मूल्य पूछिए। क्या पूछिए? मूल्य। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी इसका आंसर। मूल्य होंगे, बताओ जल्दी, कौन कौन बता रहा है? जो बताएगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। बताओ। देखो, ax² माइनस के 2ab x बराबर 0। इसके क्या पूछ रहा है? मूल्य। इसके क्या पूछ रहा है? मूल्य। इसके अपन को क्या पूछ रहा है? मूल्य पूछ रहा है। तो देखो, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखो, दोनों जगह कॉमन क्या है? ax² माइनस के 2ab और x। तो यहाँ से यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे? यहाँ पर कॉमन क्या आया? x बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? ax माइनस के 2ab, इतना ही तो बचा है। x तो यहाँ पर कॉमन ही आया। क्या करेंगे? x बराबर 2ab बटे में क्या आएगी? a। तो a तो a कैंसिल, तो x बराबर, x का मान कितना आएगा? 0, और x बराबर इसका मान कितना आएगा? 2b। तो इसके मूल्य क्या आ गए? क्या है? इसके मूल्य क्या आ गए? एक तो 0 0 और क्या आया? 2b, ये आ गया। अब ऐसे ही है, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं वास्तविक मूल्य? कब नहीं होते हैं इसके वास्तविक मूल्य? इसके वास्तविक मूल्य कब नहीं होते हैं? जब d बराबर 0 इस साइड आ जाएगा तो क्या होंगे? वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो क्या होता है? b² माइनस के 4ac और 0। अगर ये वाला तीर का निशान इधर घुल गया ना तो वास्तविक मूल्य कैसे नहीं होंगे? कोई मूल्य नहीं होगा। तो b² माइनस के 4ac नहीं है 0। अब ऐसे द्विघात समीकरण विविक्त ऋणात्मक हो तो मूल्य होंगे। द्विघात समीकरण तो पता है ना सभी को, b² माइनस के 4ac। इसको कैसे करेंगे? देखो उदाहरण से, जैसे क्या पूछा है? ऋणात्मक 2x² माइनस के 4x
प्लस के 3 बराबर 0। इसको कैसे करते हैं, पहले तो वर्ग समीकरण से क्या करेंगे, इसकी तुलना। तो क्या होगा, वर्ग समीकरण से तुलना कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, बी का मान कितना दिया है माइनस के 4, सी का मान कितना दिया है 3। सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4 सी, यही होता है ना। अब इनके मान रखो, तो बी का मान क्या है माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का 2 इंटू 3, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस इनका गुणा करने पर कितनी आ गई 24। तो 24 में से 16 जाएंगे तो कितनी बचेगी माइनस के 8। तो डी बराबर क्या आया है, इसका मान क्या आया है ऋणात्मक, इसका मान ऋणात्मक कितना आया है, ऋणात्मक आया। तो मूल्य कैसे होंगे, अगर इसका मूल्य कैसे होंगे, अवास्तविक, कैसे होंगे अवास्तविक, देखो मूल अवास्तविक, अवास्तविक, मूल अवास्तविक होंगे। ऋणात्मक में आए अगर ऐसे ही समीकरण का मान, तो हमेशा क्या होंगे मूल्य कैसे होंगे अवास्तविक। द्विघात, अब देखो प्रश्न नंबर 32, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र कौन सा लगता है, इनको हल करने के लिए द्विघात सूत्र कौन सा लगता है बताओ। श्रीधराचार्य का सूत्र किस किस को याद है, जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ क्या होता है श्रीधराचार्य का सूत्र, यही होता है ना, क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस के 4a सी बटे में कितनी 2a। तो इसका सूत्र क्या होगा श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या अब देखो यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल्य वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विभक्तर का मान क्या होगा, कैसे हो वास्तविक और समान, तो क्या पूछ रहा है उसका मान कितना होगा। इसको भी ऐसे उदाहरण से करेंगे। होगा तो यदि किसी द्विघात समीकरण मूल्य वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण का विभक्तर मान कितना होगा, विभक्तर मान कितना होगा इसका शून्य। शून्य कैसे होगा देखो अभी देखते हैं कैसे होगा, ऐसे ये 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 1 बराबर 0, इसकी वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे तो करो तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4a सी। अब b का मान कितना है 9, ए का b का और c का बराबर बी स्क्वायर 6 का इस वर्ग करेंगे माइनस के 4 इंटू ए का मान कितना है 9 इंटू सी का मान कितना है 1, गुणा करो 6 का वर्ग कितना होगा 36 माइनस के 4 36। तो डी बराबर कितना आया 0। अगर 0 आया तो क्या दिया है किसी द्विघात समीकरण मूल्य वास्तविक और समान हो, मूल्य कैसे है ये वास्तविक, वास्तविक व समान। 0 आ जाता है तो मूल्य कैसे होते हैं वास्तविक और समान, तो इसका मान कितना होगा 0। अब ऐसे श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। श्रीधराचार्य का सूत्र कौन सा है माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में क्या 2a। एक एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करो। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस नाम से जानते हैं, तो द्विघाती सूत्र के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, द्विघाती सूत्र के नाम से, द्विघाती सूत्र के नाम से। अब देखो समांतर श्रेणियों में लगातार दो पदों का अंतर, क्या लगातार दो पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वअंतर। क्या कहलाता है दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है यहाँ पर सार्वअंतर पद, सार्वअंतर पद। ऐसे देखो ऐसे देखो 6 कॉमा ऐसे समांतर श्रेणी ऐसे देखो 2, 4, 8, 16। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, देखो इनके बीच में कितने का अंतर है
2 का। इनके में अंतर देखो, इनके बीच के पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर पद। आपको पता है सार्वंतर पद कैसे निकालते हैं? अब समांतर श्रेणी माइनस के 5 माइनस के 1,3 में सार्वंतर पद है, इसका अपन को क्या बताना है? सार्वंतर पद। तो माइनस के 5 माइनस के 1, तो इसको ये प्रथम पद होता है और ये क्या होता है? दूसरा पद। तो क्या करें? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते, तो माइनस माइनस कोष्टक माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस, तो है उसमें 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ पर क्या आ गया? सार्वंतर पद कितना आ गया? 4। अब क्या पूछ रहा है? 9 और 8 का समांतर माध्य। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 9 8 को जोड़ करना है, 9 8 को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 9 8 कितने होंगे? 16, और 16 में क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड, तो कितना? 8। इसका समांतर माध्य कितना आ गया? 8। प्रश्न नंबर 38 की 38 समांतर श्रेणी 3/2, 1 माइनस के 1/2 का सार्वंतर पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें? सार्वंतर पद। एमसीक्यू में 1 नंबर पूछा जाएगा। देखो क्या है? 3/2 माइनस के 1/2। अब आपको पता है सार्वंतर पद कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? 2 कॉमन ले ली, 3 माइनस के 1, 3 में से 1 जाएगा 2/2, इससे काटे तो कितना? माइनस के 1। इसका सार्वंतर पद कितना निकल के आ गया? माइनस के 1। इंपोर्टेंट एमसीक्यू है इसमें से, मतलब ये हर साल पूछा जाता है। देखो समांतर श्रेणी 7, 13, 19 बराबर 2 से 15 में पदों की संख्या है। इसमें क्या पूछ रहा है? इनमें पदों की संख्या कौन सी? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। क्या है? 7, 13, 19, 205। सभी क्लास में कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो। एक है प्रथम पद A 7, डी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं? घटाएंगे। तो 13 में से 6 जाएंगे तो डी कितना निकल के आएगा? 6। और ये क्या है? an 2 से 5। फॉर्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और d। an 205 बराबर 7 प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और d। n माइनस के 1 इस साइड आ गई, डी का मान कितना है? यहाँ पर 6, इस साइड आ गई 6 बराबर 2 से 5 माइनस के 7। 2 से 5 में से n माइनस के 1 6 बराबर 2 से 5 में से 7 घटाएंगे तो कितनी बचेगी? 198। कितनी बची? 198। तो n माइनस के 1 बराबर 198 बटे में कितने ले जाएंगे? 6 को काटो, कितनी में? 6 कम 6 36 18 36 18। तो n माइनस के 1 बराबर 33, n बराबर 33। एक काय की माइनस की इस साइड जाएगी तो काय की आ जाएगी प्लस की, कितना? 1। तो n बराबर कितना है? 34। इसका n बराबर कितना आ गया? तो 2 से 5 में पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 34। कितनी है? 34। अब ये क्या दे रहा है? 40 में यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का क्या कहा जाएगा? जो b है ना, इसको a और c का क्या कहा जाएगा? तो काय में बीच में, तो इसको क्या कहा जाएगा? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या कहा जाएगा? समांतर माध्य। और देखो यदि प्रथम पद a और सार्वंतर पद क्या है? d है, तो तब nवा पद क्या होगा? क्या दिया है? प्रथम पद और सार्वंतर पद d है, तो nवा पद क्या होगा? तो क्या होगा? a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और d। ये क्या होगा? किसी एपी के प्रथम पदों का योग फल का सूत्र। ये क्या बताना है? इसमें फॉर्मूला बताना है। क्या होता है इसका सूत्र? n बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और क्या? d। ये बड़ा वाला कोष्टक, ये बड़ा वाला कोष्टक लगाना मत भूलना। देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर पद d हो तो उसका 10वां पद क्या है? मैं क्या बताया था मैंने आपको? क्या पूछ रहा है इसमें? 10वां पद। तो 10वां जो भी पद पूछे उससे 1 कम कर देना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस के 9d। क्यों कौन सा पद पूछा है? 10वां। और इसमें क्या ध्यान क्या रखना है? जो पद पूछा है उससे 1 कम कर देना चाहिए। तो इसमें 10 पूछ रहा है तो 9d करके अपन लिख देंगे। ऐसे ही n पदों वाली समांतर श्रेणी का पद a तथा अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो n/2 कोष्टक में a प्लस l। इसका फॉर्मूला होगा n/2
क्वेश्चन ए प्लस एल, ये फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। समांतर श्रेणी में ए बराबर 3 तथा एल बराबर 15 हो तो 5 पदों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? 5 पदों का योग। इस 5 पदों का योग देखो कैसे निकालेंगे। समांतर श्रेणी में ए कितना दिया है 3, एल कितना दिया है 15। जो दिया है ना पदों का योग, इसको क्या मान लेंगे? एन। एन बराबर कितनी है? 5 पदों का योग। तो एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस एल, फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके मान रखो। एन कितनी है? 5, 2, 3 प्लस के 15, 5, 2 इंटू 5, 15 और 3 कितने? 18। काटो 9 बार, 9 पंजा 45। तो इसका कितना है? 45। 5 पदों का योग कितना निकल के आया? यहाँ पर 45 निकल के आ गया। अब ऐसे समांतर श्रेणी में a माइनस के 18, n 10 तथा a n कितने? 0। तो सार्वंतर पद क्या होगा? इसका क्या निकालना है अपन को? सार्वंतर पद d। तो a बराबर कितनी है? माइनस के 18, n कितना है? 10, a n कितना दिया है? 0 दिया है। देखो अब क्या करेंगे? a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और d। ये कितना है? माइनस के 18 प्लस n कितना दिया हुआ है? 10 माइनस के 1 और d निकालना है। तो माइनस के 18 इंटू 10 में से 1 जाएंगे तो कितनी बचेगी? 9 और d। तो d बराबर 18 बटे में कितनी? 9 दूनी 18। तो सार्वंतर पद कितना निकल के आएगा? इसका 2 कितना निकल के आ गया? 2। ऐसे एपी 5, 10, 15 का 10वां पद कौन सा है? क्या पूछ रहा है इसमें? 10वां पद पूछ रहा है। तो देखो इसको ट्रिक से कैसे देखते हैं अपन। एक एक चीज को ध्यान से देखते जाओ और सब क्लियर होता जाएगा आपका मैथ में। क्या पूछ रहा है? 5, 10, 15 10 का क्या पूछा है इसमें? 10वां पद। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे। कितनी? 5। अब 5 का क्या कर देंगे? इससे मल्टीपल कर देंगे। तो कितनी आ गई? 50। 50 में ये प्रथम पद को क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितनी बची? 45। और इस जो सार्वंतर पद निकाला है उसको फिर जोड़ देंगे। कितनी? 50। तो क्या है? 10वां पद। इसका 10वां पद कितना निकल के आ गया? यहाँ पर 50। कितना निकल के आ गया? 50। ठीक है। अब ऐसे देखो, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें एक कौन है? प्रेक्षक मतलब देखने वाला। मान के चलो ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर वो इस साइड देख रहा है, किस साइड देख रहा है? इस साइड। तो उसकी आंख से मतलब जहां से वो देखेगा तो उसको कौन सी रेखा कहते हैं? दृष्टि रेखा। कौन सी कहते हैं? दृष्टि रेखा। उसकी क्या कहेंगे? इसको दृष्टि रेखा। अगर वो यहां से ऊपर के लिए देखेगा तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और वो अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। ऐसे ही मैं खड़ी हूं, अगर मैं यहाँ से सामने की तरफ देख रही हूँ तो जो मेरी आंखों पे बन रहा है ना, मैं कहां पर देख रही हूँ? आपकी तरफ। जो दृष्टि रेखा है देख रही हूँ मैं और सीधी सी लाइन जा रही है उसको, वो कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। अगर मैं यहाँ से ऊपर को देखूंगी तो कौन सा कोण बनेगा मेरी आंख पे? कौन सा कोण बनेगा? ये उन्नयन कोण। और अगर मैं ऊपर से नीचे को देखूं तो मेरी आंख पे कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। तो इसको क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। क्या दिया है इसमें? त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए पाई का मान कितना होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। ऐसे कह दिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका भी सूत्र आपको याद ही करना है। क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। इतना से हुआ है आज की क्लास में। बस मैंने आपको 50 इंपोर्टेंट MCQ करवाए हैं। इससे आगे मैं कल और करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और ये बताओ
अगली क्लास काय की होनी चाहिए?